स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Yes, sir. ओके, ऑल राइट। तो आज का टॉपिक जो है ये समर एयर कंडीशनिंग पे है। इसमें हॉल रिटर्न एयर और हॉल रिसर्कुलेटेड एयर और नो वेंटिलेशन की कंडीशन है। ओके। नो वेंटिलेशन का मतलब आपको पता है कि हम कोई भी बाहर से एयर नहीं लेंगे जब हम एयर कंडीशनिंग करेंगे। तो देखते हैं ये हमें कैसे करनी होती है एयर कंडीशनिंग, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। देखो, हमें एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग या विंटर एयर कंडीशनिंग जो भी करना है उसमें हमारे लिए एक पर्पज़ है, कि हमें एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है। ठीक है, डिज़ाइन करना है। तो इसमें हमें जो है, एक तो स्टेट ऑफ द सप्लाई एयर पता होनी चाहिए कि मतलब उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हम कितना मास सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, मान लो हम कोई एक रूम को एयर कंडीशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो रूम की जो इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन है उसको मैंने बोला कि वो आई है। अभी दोबारा आपको बता देता हूँ, एयर कंडीशनिंग सिस्टम समर हो विंटर हो, हमारा पर्पस होता है उसको डिज़ाइन करना। डिज़ाइन में दो एस्पेक्ट आते हैं। एक होता है कि स्टेट क्या है सप्लाई एयर की, मतलब ट्राइबल टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा कुछ भी हो सकता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब एनी टू प्रॉपर्टीज। और हम कितनी एयर को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। लेकिन इससे पहले हमें जो है ये भी पता होना चाहिए कि हमने रूम को किस कंडीशन पर मेंटेन करना है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं आई। तो आई कंडीशन रूम की कंडीशन है, जो हम जिस टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर पे एयर को भेजेंगे वो अलग है। कह सकते हैं कि 20 डिग्री पर भेजेंगे, ताकि जो 9 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो लोड रूम में एंटर हो रहा है उसको लेकर जो एयर है वो 27 डिग्री पे एस्टेब्लिश हो जाए। मतलब कहने का ये है, अगर 27 कहा था, 30 कहा था, 27 जो भी टेम्परेचर बोला था, सपोज 27 था और मैं 20 डिग्री पे एयर भेज रहा हूँ, तो 7 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है मेरे पास। तो अगर मैं एयर को 20 डिग्री सेल्सियस पे भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली जो अंदर लोड है उसको लेकर एयर जो है 27 डिग्री सेल्सियस पर एस्टेब्लिश हो जाएगी। आगे देखते हैं अब क्या है आगे। देखो, यहाँ पे राइट साइड पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, जिसमें मैंने एक रूम बनाया हुआ है। ये रूम है, इसके अंदर मैंने लिखा है कि इसकी इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन आई है। इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन आई है ये वाली। ठीक है, और इस इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन का मतलब क्या है कि ये इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है टी आई, और टी आई डैश जो है इसका वेट बल्ब टेम्परेचर है। ये दो चीज़ हमें दी हुई हैं, मतलब हमें इस टेम्परेचर पे वेट बल्ब और ड्राई बल्ब ये हमें रूम में मेंटेन करना है। अब देखो, समर एयर कंडीशनिंग है, आपको मालूम है कि समर में क्या होता है, बाहर की जो हीट है वो अंदर आती है। तो हमारे पास दो तरह की हीट होती है, एक है सेंसिबल और दूसरा है लेटेंट। तो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये सेंसिबल हीट जो है ये रूम के अंदर एंटर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एंटर कर रही है यहाँ पे। इसी तरह से लेटेंट हीट भी अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, ये दोनों तरह की हीट जो है अंदर एंटर कर रही है रूम में। इससे क्या होगा, अगर मान लो हमने रूम की कंडीशन को टी आई और टी आई डैश पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो जैसे ही ये हीट लोड्स एंटर करेंगे तो ये कंडीशन बिगड़ जाएगी। आपको भी पता है, जितनी देर आप एसी चलाते हो उतनी देर के लिए तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे ही आप एसी बंद करते हो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो क्यू एस और क्यू एल यही काम कर रहे हैं कि वो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इस इन लोड्स को जो कि बाहर से रूम के अंदर आ रहे हैं कंटिन्यूसली बाहर नहीं निकालेंगे, तो हम रूम का टेम्परेचर जो है टी आई और टी आई डैश पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो देखो हमने क्या किया है, जो सारी की सारी एयर थी वो यहाँ से रूम से हमने बाहर निकाली। जो गर्म हवा हो गई थी लोड लेने के बाद, उसको हमने बाहर निकाला। इसकी कंडीशन क्या है, आई कंडीशन है। और इसको ले जाके हमने, ये हमारे पास एक सी एंड डी कॉयल है। सी एंड डी कॉयल क्या है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग कॉयल। उसके ऊपर से इसको पास कर दिया। जब हमने इसको इसके ऊपर से पास करा, तो
इसकी कंडीशन चेंज हो गई, कंडीशन एस पे पहुंच जाएगी, ठीक है। इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसमें से मॉइस्चर भी निकल जाएगा। तो ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉइल है। तो इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का। कूलिंग का मतलब है टेम्परेचर डाउन जाएगा और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है मॉइस्चर निकल जाएगा। तो ये कंडीशन एस मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद हमने एक फ़ैन लगा रखा है। फ़ैन का पर्पस क्या है, फ़ैन जो है, जो भी रूम से एयर हम बाहर ले रहे हैं उसको दोबारा से फ़ैन में पहुंचाने रूम में पहुंचाने का काम कर रहा है फ़ैन जो है। तो बेसिकली फ़ैन जो है फ्लो रेट को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर है। और ये मैंने आपको क्या बताया है, ये है ऑल रिटर्न एयर और रीसर्कुलेटेड एयर। रिटर्न एयर मतलब क्योंकि ये रूम से रिटर्न हो रही है, रूम से रिटर्न हो रही है। रूम से रिटर्न कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे रिटर्न हो रही है। और अल्टीमेटली दोबारा ये जो जा रही है ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉइल पे जा रही है। और रीसर्कुलेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको बार बार हम रीसर्कुलेट कर रहे हैं, बाहर से कोई फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल है। वैसे तो तीन चार तरह के होते हैं, लेकिन आपके पास अब क्लासेस नहीं हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कॉइल है या ह्यूमिडिफाइंग कॉइल है, इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो ये लिखा हुआ है। उसका सरफेस टेम्परेचर है टीएस, या हम इसको टीएडीबी भी कहते हैं। टीएडीबी क्या है, अपरेटस ड्यू पॉइंट, मतलब इस कॉइल का टेम्परेचर है। और इसका बाईपास फैक्टर क्या है, इसका बाईपास फैक्टर है 0। मतलब अगर इसके ऊपर जो भी एयर आएगी, मान लो 1 kg एयर आ रही है और इस कॉइल का टेम्परेचर मैं कहता हूँ कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस है और एयर अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे आती है, तो सारी की सारी एयर 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी, क्योंकि सारी एयर जो है इस कॉइल से टकराएगी और सारी की सारी एयर जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी। ये मतलब है बाईपास फैक्टर का। अगर इस बाईपास फैक्टर की वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होती, तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे ना आने के बजाय हो सकता है 11 डिग्री पे एस्टेब्लिश होती, 12 पे होती, 13 पे होती। डिपेंड करेगा कि बाईपास फैक्टर कितना है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है हमारे पास, एक तो हमें सेंसिबल हीट दे रखी है मतलब क्यूएस। दूसरा हमें लेटेंट हीट दे रखी है जो कि रूम के अंदर एंटर हो रही है। तीसरा हमें है इनलेट इनसाइड डिजाइन कंडीशन दे रखी है रूम की। आई क्या है, आई का मतलब है, आई का मतलब है इनसाइड डिजाइन कंडीशन, इनसाइड डिजाइन कंडीशन, ठीक है। तो ये हमें पता है कि हमने किस टेम्परेचर पे रूम को रखना है। उसके पास बाद जो है हमें बाईपास फैक्टर दिया हुआ है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉइल का, वो हमने 0 माना हुआ है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है। देखो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, दोबारा से सारी मैंने शो करी हैं। गिवन कंडीशन है सेंसिबल लोड, लेटेंट लोड, इनसाइड डिजाइन कंडीशन, बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉइल। हमें कैलकुलेट करना है कि जो अपरेटस है या कूलिंग कॉइल है उसका एडीपी कितना है या उसका टीएस कितना है, ठीक है। दूसरा है मास ऑफ एयर कितना हमें सर्कुलेट करना पड़ेगा। तीसरा है सीएमएम कितनी एयर की हमें डिह्यूमिडिफाई करनी है। और चौथा है कि सप्लाई कंडीशन कितनी है। सप्लाई कंडीशन का मतलब है कि हम एयर को इस टेम्परेचर पे रूम में सप्लाई कर रहे हैं। वो इस राइट साइड पे अगर डायग्राम देखोगे तो वो कंडीशन जो है वो एस है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एस पे जो टेम्परेचर है, ड्राई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मतलब कोई दो प्रॉपर्टीज बतानी है जिस पर हम रूम में हम एयर को रूम में सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, दोबारा से एक बार देख लो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्यू एस दे रखा है, क्यू एल दे रखा है, आई दे रखा है, बाईपास फैक्टर दे रखा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, क्यू एस है, क्यू एल है, आई है और बाईपास फैक्टर है जिसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर हम पहले आई कंडीशन को लोकेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ये आई कंडीशन लोकेट कर ली। मेरे पास कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे
ड्राई बल्ब टेम्परेचर था Ti, और दूसरा मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी WI। तो इन दो कंडीशन से मैंने जो है इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन को लोकेट कर लिया। सबसे पहला मेरा स्टेप यही है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या करना है, मैंने सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये रहा सेंसिबल हीट फैक्टर, और सेंसिबल हीट फैक्टर का फार्मूला क्या है, QS डिवाइडेड बाय QS प्लस QL, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था मुझे दोनों लोड पता है, QS भी पता है और QL भी पता है, तो इसका मतलब मुझे सेंसिबल हीट फैक्टर में कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मुझे QS और ये QS प्लस QL क्या है, ये टोटल लोड है, ये भी मेरे को पता है। तो मैंने सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और ये मान लिया कि आपको बताने के लिए कि ये जो वैल्यू आई है मेरे पास 0.8 है, ठीक है। अब ये सेंसिबल हीट फैक्टर, क्योंकि हम रूम की बात कर रहे हैं, तो अब इसको हम सेंसिबल हीट फैक्टर कहने के बजाय हम इसको कह देते हैं RSHF, मतलब रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। नॉर्मल वे में अगर हम रेशो लेते हैं QS और टोटल हीट की, तो वो होता है सेंसिबल हीट फैक्टर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली हम रूम की बात कर रहे हैं, तो ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर है। इसके बाद हमने क्या किया, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक अलाइनमेंट सर्कल होता है। ये रहा अलाइनमेंट सर्कल, ठीक है। ये अलाइनमेंट सर्कल कहाँ पे होता है, ये हर साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर होता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ये, क्योंकि ये एक तरह से रेफरेंस सर्कल है। इसके रेफरेंस में हम बात करते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन की। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू 1 है। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ूंगा, सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू कम होती जाती है। सो सेंसिबल हीट फैक्टर गोज लेस देन 1, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो अलाइनमेंट सर्कल से मैंने यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0.8, ठीक है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन खींची हुई थी, इस पॉइंट पे वैल्यू 0.8 है। यहाँ पे 0.8 दिखेगी लाइन के ऊपर, तो इस 0.8 को मैंने यहाँ से इस अलाइनमेंट सर्कल से ज्वाइन कर लिया। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मुझे एक लाइन मिली जिसको मैंने बोला रेफरेंस लाइन, ओके। मुझे क्या मिली, रेफरेंस लाइन मिल गई। अब ये रेफरेंस लाइन मिल गई, और मैं आई कंडीशन को पहले से ही लोकेट कर चुका हूँ, जो कि रूम डिज़ाइन कंडीशन है। अब मैंने इस लाइन के पैरेलल, ये जो मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी थी, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि सैचुरेशन कर्व को पॉइंट S पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ इसके बारे में। देखो, ये मेरे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आई कंडीशन को लोकेट कर लिया। आई कंडीशन को लोकेट करने के बाद मैंने सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट किया, और यहाँ पे अलाइनमेंट सर्कल है मेरे पास, और यहाँ पे जो वैल्यू है सेंसिबल हीट फैक्टर की, वो 1 है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0.65 है। यहाँ पे हो सकता है 0.7 हो, यहाँ पे हो सकता है 0.8 हो, ठीक है। इस 0.8 को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ये जो मेरे पास लाइन आई, इसको मैंने बोला रेफरेंस लाइन, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल मैंने यहाँ पे पॉइंट आई से एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि सैचुरेशन कर्व को एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो लाइन मेरी बनी, ये जो लाइन बनी, इसको मैंने बोला कि ये है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। ये मेरे पास आ गई, और राइट साइड पे जो ग्राफ बनाया हुआ है उसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, जॉइन अलाइनमेंट सर्कल विद द सेंसिबल हीट फैक्टर, द लाइन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, ओके। अलाइनमेंट सर्कल की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद देखते हैं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। ये जो अब आपको मैं बता चुका हूँ, इस लाइन को रेफरेंस लाइन कहा है, और इसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी है आई से, इसको मैंने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कहा है, ठीक है। और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा सैचुरेशन कर्व को, उस पॉइंट को कहते हैं रूम एडीपी या कॉइल एडीपी। क्या कहते हैं, रूम एडीपी या कॉइल एडीपी। तो एडीपी क्या है, अपरेटस ट्यूब पॉइंट, ये याद रखना। देखो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेते हैं। द लाइन आई टू एस
मैंने आपको पहले ही बता दिया, इज कॉल्ड रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। पॉइंट एस ऑन द सैचुरेशन कर्व इज कॉल्ड रूम एडीपी। इसको हमने रूम एडीपी कहा या कॉइल एडीपी कहा, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन विद द सैचुरेशन कर्व इन दिस केस गिव्स रूम एडीपी। क्या मिलता है हमें इससे? हमें मिलता है रूम एडीपी। ओके, जब भी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन सैचुरेशन कर्व से इंटरसेक्ट करेगी तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रूम ईडीपी। मतलब ये जो पॉइंट मिला, क्योंकि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन सैचुरेशन कर्व से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रूम एडीपी। बट इस केस में कॉइल एडीपी और रूम एडीपी सेम है। अब क्योंकि आगे तो आपने आपको पढ़ाना नहीं है मैंने, तो एक्चुअली में कॉइल एडीपी क्या होता है? कॉइल एडीपी एक तरह से, जब कॉइल के लिए जब हम प्रोसेस लाइन ड्रॉ करते हैं या कॉइल के ऊपर जो प्रोसेस होता है उसकी जो लाइन होती है, जब वो सैचुरेशन कर्व को इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट को हम कॉइल एडीपी बोलते हैं। बट इस केस में जो ये लाइन है ना, ये लाइन प्रोसेस लाइन भी है और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन भी है। ओके, तो अभी इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, अगर मैं आगे पढ़ा सकता तो आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्या है, एस जो पॉइंट आया ना हमारे पास, उसी को हम सप्लाई कंडीशन भी कहेंगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सप्लाई कंडीशन। ये सप्लाई कंडीशन है, सिंस बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस प्रोसेस लाइन एंड द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन आर सेम। ओके, तो ये जो लाइन मैंने बनाई, ये जो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बनी, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोसेस लाइन। देखो, इसको समझने की कोशिश करो एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं आपको, हो सकता है आपको समझ में ना आए। सबसे पहले ये देखो, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इसको रेफर करना, और शायद साइड में मैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। ये अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है ना, ये आई है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट एस है, ठीक है। अब देखो, अगर हम राइट साइड पे स्कीमेटिक डायग्राम में देखें तो ये पॉइंट आई है, ठीक है। ये पॉइंट आई से एयर कहाँ पे जा रही है? इस पॉइंट आई से ये जा रही है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉइल के ऊपर, जिसका टेम्परेचर है टीएस। और ये टीएस जो टेम्परेचर है ना, ये लो टेम्परेचर है, हो सकता है कि ये 12 डिग्री सेल्सियस हो। और ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था टी आई, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये तो है 30 डिग्री, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये है 25 डिग्री, और यहाँ पे कॉइल का जो टेम्परेचर है ये है 12 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही एयर यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से जैसे ही इसके ऊपर आती है कॉइल के ऊपर, तो ये जहाँ पे टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस कॉइल के ऊपर आई, इस कॉइल का बाईपास फैक्टर कितना है? 0 है। इसका मतलब सारी की सारी एयर 30 डिग्री से टेम्परेचर में रिड्यूस होके जो कॉइल का टेम्परेचर है उस पर पहुंचना है उसने, मतलब 12 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी। और 12 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के लिए उसको उसके साथ दो तरह के प्रोसेस होंगे, एक होगा सेंसिबल कूलिंग का और दूसरा होगा मॉइस्चर रिमूवल का। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो टेम्परेचर है इसका कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग का, ये मैंने 12 डिग्री सेल्सियस बोला है, 12 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब प्रोसेस एक्चुअली में हुआ कैसे? पहले तो एयर यूं मूव करी, ऐसे गई एक्चुअली में, ये इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था टी डी आई, ठीक है। इसके बाद इसने इस कर्व को फॉलो करा और ये यहाँ पे आ गई। ओके, अब इसके बाद कहाँ पे जाएगी? इसके बाद अल्टीमेटली जब ये एस पे पहुंच गई तो इसको दोबारा वापस रूम में जाना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं इस चार्ट को, तो क्या हो रहा है, ये एयर जो है पहले यहाँ से यहाँ गई, आई से एस पे गई, और एस से फिर आई पे गई, और फिर आई से फिर एस पे आई। देखो ना, यहाँ पे रिसर्कुलेशन हो रहा है ना बार बार। पहले अब एस से यहाँ पे पहुंची, जैसे ही अंदर जाएगी ना, कंडीशन तो एस है, रूम में एयर किस पॉइंट पे जा रही है? एस पे। एस पे टेम्परेचर कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस।
अब जैसे ही रूम में एयर 12 डिग्री सेल्सियस पे घुसेगी तो इसका टेम्परेचर एकदम कहाँ पहुंच जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि हमने इसके अंदर एक लोड फेंका, सेंसिबल लोड। हो सकता है कि ये 10 किलोवाट हो, और ये जो लेटेंट लोड है ये 2 किलोवाट हो। ठीक है ना? ये जब लोड अंदर जाएंगे तो एकदम एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैंने इस जो 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया इसको दोबारा 12 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। तो फिर दोबारा से मैं इसको यहाँ पे ले गया, ये यहाँ पे गई। ये अपरेटस है मेरा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉयल, यहाँ पे गई, इसका टेम्परेचर फिर से 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको फैन की हेल्प से मैंने रिसर्कुलेट करा। तो इस तरह से जो प्रोसेस हो रहा है कंटिन्यूसली, पहले एयर का टेम्परेचर सप्लाई कंडीशन से आई कंडीशन में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। ओके। और आपको मैं ये बता दूं, ये जो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉयल है, आप बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये टेम्परेचर 12 डिग्री में कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉयल में कैसे मेंटेन कर रहा हूँ? यस, कोई बताएगा? रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। यस सर। हाँ बताओ, कुछ पता है तुम्हें कैसे होगा ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉयल का टेम्परेचर मेंटेन 12 डिग्री सेल्सियस पे? देखो बाहर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, हो सकता है कि बाहर का टेम्परेचर समर कंडीशन में 45 डिग्री सेल्सियस हो, मैं रूम को 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहा हूँ। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉयल का टेम्परेचर 12 डिग्री कैसे आ गया? नो आइडिया। नो आइडिया। किसी को आइडिया है इस बारे में कि 12 डिग्री कैसे मेंटेन होगा? एनी वन ऑफ यू? रोल नंबर 8, कैन यू टेल? आशीष? सर थर्मोस्टेट और समथिंग। थर्मोस्टेट कैसे हो जाएगी? थर्मोस्टेट सर से क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रोल नंबर 20। सर ये कॉइल इवेपोरेटर कॉइल हो सकती है? किसने बोला ये? सर अमरजीत, रोल नंबर 2। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है, इवेपोरेटर ही है ये। जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हम इवेपोरेटर कॉयल शो करते हैं ना, ये वही है। क्योंकि इवेपोरेटर कॉयल का टेम्परेचर लो मेंटेन करते हैं हम, -5 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हमने 12 डिग्री सेल्सियस पे उसको मेंटेन किया और हुआ है। ठीक है। तो ये इवेपोरेटर कॉयल है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की। मतलब ये जो क्या है एक्चुअली में, आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरे पास यहाँ पे अ, अगर ये रूम है, यहाँ से एयर यूं पास होके ये कॉयल है यहाँ पे, और यहाँ से फिर रूम में वापस जा रही है एयर। तो ये इवेपोरेटर कॉयल है। इवेपोरेटर कॉयल में रेफ्रिजरेंट यहाँ से फ्लो किया, यहाँ पे गया, इसके बाद कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद यहाँ पे कंडेंसर है, और कंडेंसर के बाद यहाँ पे थ्रोटल वाल्व है, और फिर ये दोबारा से रेफ्रिजरेंट फ्लो होके इस कॉयल के अंदर जा रहा है। तो बेसिकली ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग कॉयल जो है, CND कॉयल, ये जो है एक तरह से वेपर कंप्रेशन सिस्टम का इवेपोरेटर कॉयल है। याद रखना ये। ठीक है। ओके। तो ये आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अब ये तो बेसिकली मैंने आपको एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है सारा समझा दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने इस लाइन को, एक तो मैंने बोला था रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, दूसरा मैंने इसको बोला है प्रोसेस लाइन। ओके। प्रोसेस लाइन जब भी सैचुरेशन कर्व से इंटरसेक्ट करती है, किससे इंटरसेक्ट करती है? सैचुरेशन कर्व से। तो उससे जो पॉइंट मिलता है एस, उसको बोलते हैं हम कॉयल एडीपी, कॉयल का अपरेटस ड्यू पॉइंट। और अगर ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन जब इंटरसेक्ट करती है सैचुरेशन कर्व से, तब उसको बोलते हैं रूम एडीपी। ठीक है। अब लेकिन इस केस में क्या है, जो एयर है वो पहले आई से एस पे जा रही है यहाँ पे, फिर एस से आई पे आ रही है। तो बेसिकली इस केस में प्रोसेस लाइन और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन सेम है। इसलिए कॉयल एडीपी और रूम एडीपी दोनों सेम है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ओके।
अब देखो, अब मैंने यहाँ पे शो किया हुआ प्रोसेस दोबारा से। अब मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे इस कॉइल का बाईपास फैक्टर जो है ना, वो जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई एम कंसिडरिंग दैट दिस बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 लेटस से। अब इस केस में क्या होगा, हमारा रूम उसी पॉइंट पे है, आई पे, ये आई है, ओके, और ये वही लाइन है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। दिस इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। और इसको कैसे ड्रॉ किया था आपको याद होगा, यहाँ पे अलाइनमेंट सर्कल था, हमने सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे देखा था हमने कि ये जो सेंसिबल हीट फैक्टर का स्केल बना हुआ है, यहाँ पे वैल्यू उसकी 0.8 थी। ठीक है, दिस इज सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल, और यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 0.65, इस तरह से इसका स्लोप जो है चेंज होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे होगा तो इस तरह से होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा, और टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा हो गया, इस तरह से ये चेंज होता जाता है। तो अब हमने बाईपास फैक्टर को कैलकुलेट करके, अब पहले तो जीरो था, इसलिए जब हमारा ये प्रोसेस हुआ, ये यहाँ पे गई लाइन, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे पहुंच गया था। इस केस में जब बाईपास फैक्टर जीरो नहीं है, अगर मैं इसको 0.1 कहता हूँ, तो मुझे इस पॉइंट एस डैश की लोकेशन कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि सारी की सारी एयर अब जो है वो कॉयल की कंडीशन पे नहीं पहुंचेगी। पहले क्या हो रहा था, जितनी एयर आ रही थी 30 डिग्री सेल्सियस से, वो सारी की सारी 12 डिग्री पे पहुंच रही थी, क्योंकि कॉयल का एडीपी 12 डिग्री था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉयल का एडीपी तो 12 डिग्री है, लेकिन एयर जो है वो 12 डिग्री पे नहीं निकलेगी कॉयल से। ठीक है, तो बाईपास फैक्टर देख लेते हैं क्या हुआ। पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अवेलेबल। अनयूटिलाइज्ड कितना है, अब एक्चुअली में हम एयर को यहाँ पहुँचना चाहिए था एस पॉइंट पे, ये कहाँ पहुंची, एस डैश पे पहुंची है। तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाई, जो कि इतना है। क्या टेम्परेचर है ये, यहाँ पे है टी एस डैश, और यहाँ पे है टी एस, तो इनका डिफरेंस ले लिया हमने, पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड टी एस डैश माइनस टी एस। और पोटेंशियल अवेलेबल कितना था, ये है टी आई। तो पोटेंशियल अवेलेबल है टी आई से लेकर टी एस तक। ठीक है, तो ये पोटेंशियल अवेलेबल है, और ये जो टी एस है, ये इसको मैं टी ए डी भी कह सकता हूँ, मतलब जो अपरेटस ड्यू पॉइंट है वो भी हो सकता है, एक ही बात है पॉइंट एस पे। तो अब जब मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू, अब देखो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पहले देखो ध्यान से, अगर मैं इसको जीरो लेता हूँ, जो कि पिछला केस था, तो जीरो के केस में क्या होगा, ये वैल्यू इधर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा टी एस डैश इज इक्वल टू टी एस, विच मीन्स सप्लाई कंडीशन इज एट एस। सप्लाई कंडीशन कहाँ पे है, एस पे है। Or in other words, we can say that all air comes in contact with the cooling and humidifying coil, and hence it reaches to the coil ADP। ठीक है, TADP को हमने क्या बोला है, कॉयल एडीपी, मतलब उसी टेम्परेचर पे पहुंच गई। अब जबकि अगर मैं यहाँ पे 0.1 ले लेता, अगर मैं यहाँ पे 0.1 लेता और यहाँ पे लिखता टी एस डैश माइनस टी एस डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी एस, तो अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो टी एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास आ जाएगा टी एस डैश इज इक्वल टू 0.1 इंटू टी आई माइनस टी एस प्लस टी एस। तो इसका मतलब आपको साफ पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, कि टी एस तो पहले से टेम्परेचर था, उसमें कुछ एडिशन हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू का एडिशन हो गया, तो मतलब टी एस डैश इज ग्रेटर देन टी एस, वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। अब देखो, हमने हमने जो कैलकुलेट करना है, हमने तीन चार चीजें कैलकुलेट करनी थी। सबसे पहले हमने करना था सप्लाई कंडीशन क्या है, सप्लाई कंडीशन। तो जब हमने पूरा एनालिसिस करा है और लाइंस को साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ड्रॉ करा है, तो हमें पता लग गया कि सप्लाई कंडीशन जब बाईपास फैक्टर जीरो है, तो कहाँ पे है, ये है सप्लाई कंडीशन एस, यहाँ पे।
ये है सप्लाई कंडीशन। तो इस सप्लाई कंडीशन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो है सप्लाई कंडीशन का टेम्परेचर TS है विच इज़ इक्वल टू TADP, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है। तो जब भी किसी एयर की स्टेट को डिफाइन करना है तो आपने कम से कम दो प्रॉपर्टीज बतानी है। अगर ये यहाँ पे ना होके एस डैश पे होता, जब बाईपास फैक्टर जीरो नहीं है, एस डैश पे है, तो अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है, सप्लाई कंडीशन क्या हो जाएगी उस केस में, सप्लाई कंडीशन हो जाएगी TS डैश, और जो भी वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो कि लेस देन 100% होगी। या आप कोई और प्रॉपर्टी भी बता सकते हो अगर आप चाहो, तो आप यहाँ से WS डैश देख लो, तो डब्ल्यू एस डैश बता दो। अगर आपको WS डैश की जगह पे ये रेड बल्ब टेम्परेचर मिल रहा है TS डैश, तो ये वैल्यू बता दो आप, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज बता दोगे तो सप्लाई कंडीशन डिफाइन हो जाएगी। अब हमने सप्लाई कंडीशन तो कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड कंडीशन थी कि हमने जो कैलकुलेट करना है वो है हमें मास कितना सर्कुलेट करना पड़ेगा एयर का। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेंसिबल हीट का फार्मूला यूएस की वैल्यू कितनी थी, 0.0204 CMM इंटू डेल्टा टी। देखो अब हमारे पास ये, ये QS क्या है, ये सेंसिबल हीट है, तो ये मैंने लिखा रूम सेंसिबल हीट 0.0204 CMM, मतलब वॉल्यूम है ये एयर की जो कि हमने सर्कुलेट करनी है। और D स्टैंड्स फॉर डिह्यूमिडिफाइड, कितनी एयर को डिह्यूमिडिफाई करा है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो बेसिकली रूम सेंसिबल हीट आपको पता है पहले से ही दे रखी है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये भी गिवन है। CMM ये मुझे कैलकुलेट करना है, और डेल्टा टी क्या है, अगर मैं बाईपास फैक्टर को जीरो ले रहा हूँ, अगर बाईपास फैक्टर जीरो है तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू है उस केस में, एयर जो है हाई कंडीशन पे बाहर निकलती है और कूलिंग कॉयल से जब बाहर आती है तो वो एस कंडीशन पे पहुंच जाती है, तो मतलब TI से लेकर TS ये वैल्यू है। तो यहाँ पे उस केस में डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी TI माइनस TS। और ये भी वैल्यू मुझे पता है क्योंकि मुझे इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन पता थी, इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन पता है, सप्लाई कंडीशन पता है, तो रूम सेंसिबल हीट पता है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जो मुझे नहीं पता, CMM कितना है, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मैंने फार्मूला निकाल लिया यहाँ से CMM कैलकुलेट करने का, ये देखो। और ये जो TS था, TS की वैल्यू क्या है, TADP भी है, ठीक है, दिस इज TS ओनली। अब यहाँ पे मुझे अ, जब ये CMM मिल गया तो मुझे मालूम है एयर की डेंसिटी जो है 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो मैंने मास ऑफ एयर डिह्यूमिडिफाइड निकाल लिया, कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये 1.2 इंटू CMM डिह्यूमिडिफाइड, ये CMM का फुल फॉर्म क्या है, इट इज क्यूबिक मीटर पर मिनट, इट इज क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये आ गई मेरे पास KG पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय CMM क्या है, मीटर क्यूब पर मिनट। तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा KG ऑफ ड्राई एयर पर मिनट। ये आ जाएगा मेरे पास मास ऑफ द एयर डिह्यूमिडिफाइड, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो अभी मैंने यहाँ पे सेंसिबल हीट की बेसिस पे मास ऑफ एयर कैलकुलेट किया था, और सेंसिबल हीट कौन सी है, अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैंने जो वैल्यू ली है यहाँ पे सेंसिबल हीट की, ये अगर मैं चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये इस तरह से था, तो सेंसिबल हीट वाला पार्ट कौन सा था, ये पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट, ये है A और ये है S और ये है 1। तो ये जो लोड है A से S के बीच में, A से S के बीच में ये सेंसिबल लोड है, दिस इज QS। इसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है मास ऑफ एयर डिह्यूमिडिफाइड। तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे लेटेंट लोड भी पता है, लेटेंट लोड कौन सा है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर A है, ये जो लोड है अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ये लेटेंट लोड है,
तो लेटेंट लोड से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि क्वांटिटी एयर की कितनी होगी। तो देखते हैं आगे उसी फार्मूले से कैलकुलेट करा है। लेटेंट लोड क्या है? लेटेंट लोड का फार्मूला है रूम लेटेंट हीट इज इक्वल टू 50 CMM ड्यूमिडिफाइड इंटू डेल्टा डब्ल्यू। और ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है? दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना चेंज हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखो ये WI है, और फाइनली ये जो मिल रहा है मुझे WS पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है और ये वैल्यू भी मुझे पता है, सिर्फ यही वैल्यू अननोन है, तो मैं यहाँ से भी इस फार्मूले को यूज़ करके भी एयर की मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से तो मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट मिलेगा, उसको वंस अगेन मैं डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास फ्लो रेट मिल जाएगा। तीसरा क्या कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टोटल लोड भी है। अब टोटल लोड किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एयर ड्यूमिडिफाइड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच। मतलब मैंने यहाँ पे ये ये एंथैल्पी मुझे पता है और ये भी एंथैल्पी मुझे पता है। दिस इज HI एंड दिस इज HS। ठीक है, HI माइनस HS मुझे पता है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्यों नहीं कैलकुलेट करता। रूम टोटल हीट मेरे को पता है, सपोज ये मैं कहता हूँ कि ये 100 है, मुझे पता है इतने किलोवाट है। ये डेल्टा एच मुझे पता लग गया, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे पास कंडीशन आई भी है और कंडीशन एस भी है। तो मेरे पास क्या सिर्फ बच गया यहाँ से, तो डायरेक्टली मैं इससे भी जो है ये जो अननोन वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो जितना कैलकुलेशन पार्ट था ये तब था जब बाईपास फैक्टर जो है जीरो है। अब दूसरा केस क्या है, जब बाईपास फैक्टर जीरो नहीं है और कंडीशन एस नहीं है बल्कि एस डैश है। तो यहाँ पे देखो ये एस डैश है, ये एस डैश, ये आई था। तो इसमें क्या करना है, बाईपास फैक्टर है हमारे पास, यहाँ से बाईपास फैक्टर से हम क्या करेंगे, ये देखो ये मैं वैल्यू आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ये बात मैंने आपको पहले बता दी। बाईपास फैक्टर पुट किया, ये वैल्यू आ गई। इट इज़ पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड। पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड कितना है, ये रहा, ये है TS, ये है TS डैश, ये इतना अनयूटिलाइज्ड है पार्ट। तो ये ऊपर लिख लिया यहाँ पे TS डैश माइनस TS। पोटेंशियल अवेलेबल कितना है, ये रहा, पोटेंशियल अवेलेबल कितना है, ये TI माइनस TS। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, यहाँ से TS डैश कैलकुलेट करूँगा। TS डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास, TS प्लस TI माइनस TS मल्टीप्लाइड बाय बाईपास फैक्टर। तो ये जो वैल्यू है TS डैश की, इट इज़ ग्रेटर देन TS। तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी, और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन के ऊपर ही पड़ेगी ये। ठीक है, ये आ गई मेरे पास। पॉइंट S डैश कैन बी लोकेटेड बाय ड्राइंग ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम TS डैश ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखो आपको क्या मिला है, हमने जो यहाँ से कैलकुलेट करा है, यहाँ से तो इससे तो मुझे सिर्फ टेम्परेचर मिलेगा ना, ये टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन मुझे इसकी अगर लोकेशन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे मुझे जो है टेम्परेचर मिला है इस लाइन के ऊपर, ये I है, ये S है। तो मुझे TS डैश की वैल्यू पता लगी, जो कि एक तरह से ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। कब, जब मुझे जो है जब मैंने बाईपास फैक्टर का यूज़ किया, मान लो ये वैल्यू जो आई ये 15 डिग्री सेल्सियस आ गई। अगर ये 15 डिग्री सेल्सियस आ गई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी S डैश। तो मुझे S डैश जो है इस तरह से लोकेट करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेम फार्मूला लगाया, सेम फार्मूला लगा के जो रूम सेंसिबल हीट का था, ये रूम सेंसिबल हीट का फार्मूला है वही 0.0204 CMM ऑफ द एयर टू बी ड्यूमिडिफाइड। अब जो मैं टेम्परेचर डिफरेंस लूंगा यहाँ पे, ये टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा सिर्फ। ठीक है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। जबकि पहले केस में मैंने क्या टेम्परेचर डिफरेंस लिया था, जब बाईपास फैक्टर जीरो था, तो ये पूरा टेम्परेचर डिफरेंस लिया था। ठीक है, ये पूरा टेम्परेचर डिफरेंस लिया था। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ इतना है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस है क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। अब जरा सोचो, अगर ये मैं अब मैं जो वैल्यू निकालूंगा CMM की, वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या कम होगी?
हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। CMM का फार्मूला क्या है? CMM इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट। ये तो चेंज नहीं हुआ। अब जो आ गया नीचे आ गया 0.0204 इंटू डेल्टा टी। जब बाईपास फैक्टर को मैंने 0 लिया था तो डेल्टा टी की वैल्यू सपोज करो, अ, जैसे मैंने 30 और 12 माना था तो 18 डिग्री थी। अब जब मैंने बाईपास फैक्टर 0.1 ले लिया तो डेल्टा टी की वैल्यू हो गई 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया ना। तो बताओ CMM किस केस में ज़्यादा हो जाएगी, पहले केस में या दूसरे केस में? जिस केस में आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है उस केस में मुझे जो एयर का मास फ्लो रेट होगा ना वो कम चाहिए होगा। क्योंकि दूसरे केस में जब ये वैल्यू डाउन चली जाएगी, जब बाईपास फैक्टर की वैल्यू 0 नहीं है 0.1 है, जब ये डाउन चला गया तो ये टोटल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि न्यूमरेटर में अगर मैं वैल्यू को डिक्रीज करता हूँ तो जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और इसी तरह से ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये पूरी इक्वेशन वही लिखी हुई है मैंने। रूम सेंसिबल हीट 0.0204। अब देखो इसको जो है मैंने क्या कोशिश करी है, मैंने यहाँ से ये जो वैल्यू थी ना Ti माइनस टी एस डैश, इसको मैंने Ti माइनस टी एस की टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे। कैसे किया है ये देखो, बाईपास फैक्टर से मैंने ये वैल्यू ली और दोनों तरफ से मैंने वन से लेफ्ट साइड को भी माइनस कर दिया और राइट साइड को भी वन में से माइनस कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, Ti माइनस टी एस डैश, मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये वाला, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है Ti माइनस टी एस डैश, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वन माइनस बाईपास फैक्टर इंटू Ti माइनस टी एस। तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रूम सेंसिबल हीट की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.0204 CMM इंटू Ti माइनस टी एस इंटू वन माइनस बाईपास फैक्टर। ओके। और यहाँ से मैंने जो है CMM निकाल लिया, विच इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय 0.0204 Ti माइनस टी एस इंटू वन माइनस बाईपास फैक्टर। ये क्योंकि अब Ti माइनस टी एस है तो मुझे वन माइनस बाईपास फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि पीछे कैलकुलेशन मैंने आपको शो करी है। यहाँ से CMM निकलेगा और उसके बाद मास ऑफ एयर ड्यूमिडिफाइड क्या किया मैंने, ये मैंने मास ऑफ ड्यूमिडिफाइड एयर को रो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई, कितना मास फ्लो रेट मुझे सर्कुलेट करना पड़ेगा। और तीसरा केस आपको पहले भी बताया था कि हम टोटल रूम हीट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा Ma इंटू HI माइनस HS। अब HI माइनस HS को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो बाईपास फैक्टर की टर्म में शो कर सकता हूँ। तो HI माइनस HS मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस बाईपास फैक्टर, तो कुछ नहीं है, बस जो भी टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है या टोटल इंथैल्पी डिफरेंस है या टोटल डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है, उसको मैंने वन माइनस बाईपास फैक्टर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं रूम सेंसिबल हीट ले रहा हूँ या रूम लेटेंट हीट ले रहा हूँ। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपने कुछ पूछना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताओ कोई क्वेश्चन है तो। एनीवन? नो नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? देखो इसके ऊपर सरप्राइज टेस्ट में और अगले क्लास टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद तो कोई क्लास पॉसिबल ही नहीं है। और अगली जो दो क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक में उसको मिस मत करना। सर सिलेबस कब तक बता दोगे, ये सरप्राइज टेस्ट और इनोवेटिव प्रोजेक्ट टेस्ट का? सिर्फ साइक्रोमेट्री। दोनों टेस्ट के लिए सर? दोनों के लिए साइक्रोमेट्री बस। ठीक है। ओके सर। अगर चाहते हो तो पूरा भी दे सकता हूँ। नो सर। नहीं, अमरजीत बोल रहे हो? यस सर।
देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब तो मैं बिना शक्ल के भी पहचान लेता हूँ मैं आवाज से। साइक्रोमेट्री काफी है सर। अगर तुम कहोगे तो मैं रोल नंबर 51 को भी बिना आवाज सुने पहचान सकता हूँ। बताओ सर कौन है? रोल नंबर 51 वर्तिका कुमारी है। सर इकलौती लड़की है वो क्लास की, पहचान ही जाओगे। पिछली बार उसका टेस्ट थोड़ा सा छूट गया था, फिर तो उसको दोबारा करवाया था मैंने, इसलिए याद है मुझे। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम याद हो गए मुझे, तो ठीक है। तो अब इसमें से कुछ पूछना है आपने तो बताओ मुझे। ओके, अगर कुछ नहीं पूछना तो ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू। तो आज स्टूडेंट्स कुछ कम आए हैं। तैयारी कर रहे होंगे सर, पीपीटी है ना मिश्रा सर की भी। इसके बाद यस सर। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले ली है, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली दिवाली। थैंक यू एंड सेम टू यू सर। तो कल हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर